पे अभी ताज़ा जो कार्रवाइयाँ कल रात की हैं, जिसके अंदर काबुल को निशाना बनाया गया है, क्योंकि काबुल के अंदर इनकी जो नूर वली महसूद और दीगर लोग हैं, वो बाकायदा वहाँ एक जगह है वज़ीर अकबर खान। आप ये कह लें कि इस्लामाबाद का जैसे डिप्लोमैटिक एन्क्लेव है, इस तरह से वहाँ एक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव है और बड़ा सेफ और सिक्योर समझा जाता है। वहाँ इनके जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इनकी इस्तख़बारात, उनके हेडक्वार्टर के अंदर वो वहाँ छुप के बैठे हुए थे। पाकिस्तान ने उसको भी टारगेट किया है, वहाँ के ऑयल डिपो को भी टारगेट किया है। इसी तरह से पक्तिया के अंदर 2 मुकामात के ऊपर और हिरात के अंदर 1 मुकाम के ऊपर हमला किया है और तमाम दहशतगर्दों को वहाँ जहन्नम वासिल किया है। उसमें इनके मुतअद्दिद कमांडर जो जो मुख्तलिफ या तो ट्रेनर्स थे या फिर उनके अमली तौर पर तश्कीलात देने वाले थे या उनके मास्टरमाइंड थे। उन सबको जहन्नम वासिल किया गया है और अभी तकरीबन दहशतगर्दों की जो तादाद हालिया इसके बाद है, ये तकरीबन 750 के करीब पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद इसके अंदर हमें कई अभी मारने हैं क्योंकि जो हमने प्राइम टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो हमने मखसूस तय किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह होंगे, फैसिलिटीज़ तबाह होंगी, इनके एमुनिशन डिपो तबाह होंगे और वो रनवे जहाँ से ये सोच रहे थे कि शायद कोई अब भारतीय जहाज़ आएँगे और वो कोई खैर की खबर लाएँगे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है जो इनके स्ट्रैटेजिक नौइयत के और मिलिट्री ऑपरेशंस के इनके एयरपोर्ट थे, उनको तबाह किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल की कार्रवाई के अंदर ये कई कमांडर्स तो मैंने आपको बताया मारे जा चुके हैं और नूर वली महसूद जो है उसके मुतालिक भी ये बात आ रही है कि वो शदीद ज़ख्मी है इस टाइम पे और सुनने में ये आया है कि पहले उसको अस्पताल लेके गए थे, लेकिन अस्पताल में फिर इनको खतरा था, तो वहीं कोई डॉक्टर भिजवाए गए हैं जो उसका वहाँ इलाज कर रहे हैं। उसके सुना है कि कुछ ज़ख्म उसको आए हैं, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में कोई हतमी तौर पर इसको बात को नहीं बताया जा सकता। आपको पता है कयास आराइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस टाइम पे नूर वली महसूद जो अभी तक 80% मैं ये कह सकता हूँ कि वो ज़ख्मी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नाज़रीन। ये प्लेटफ़ॉर्म जिस पे मैं हाज़िर हूँ द पाकिस्तान फ्रंट के नाम से, इस पर अब अब्दुल्ला गुल और मुअम्मर कज़ाफ़ी हम दोनों को आप रेगुलर देखा करेंगे और यहाँ पर ये एक हमने एक नया जिसे कहें कि आपके लिए एक जगह चुनी है, एक नया प्लेटफ़ॉर्म चुना है ताकि हम रेगुलर आपसे यहाँ पर आपको मौजूदा करंट सूरत-ए-हाल ख़ास करके जो इंटरनेशनली चीज़ें होती हैं जिन पे अब्दुल्ला गुल गुल की बड़ी ग्रिप है, ईरान-इज़राइल वॉर हो त चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो और इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट होंगी और पाकिस्तान के हवाले से इन तमाम डेवलपमेंट पे हम गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान वाला मामला हो, इन तमाम चीज़ों पे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्लेटफॉर्म जो एक हमारी काविश है, तो इंशाल्लाह इसमें आप नई नई चीज़ें भी देखेंगे और हम इसमें मजीद इंप्रूवमेंट भी लाएंगे। जो आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में चीज़ें होनी चाहिए वो आपने कमेंट्स में बतानी भी है और हम कोशिश करेंगे आपकी सारी राय जितनी भी आए उसको साथ लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और द पाकिस्तान फ्रंट के अंदर आप सबको वेलकम और पाकिस्तान ज़ाहिर है ये हमारा महाज़ है। हमने हुँ, इस हुँ। महाज़ को मज़बूती से थामे रखना है और इसका दिफ़ा करना है इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारे लोग आप इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर देखेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से मस्बत राय रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतर तजज़िये और जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल के अंदर ख़लिश है, जैसे मोहम्मद हुँ। कज़ाफ़ी साहब ने कहा कि आप नीचे कमेंट्स में बताइए, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि पाकिस्तान का मुकदमा हम सब मिलकर एक पाकिस्तान फ्रंट से लड़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त अब्दुल्ला भाई ने डिटेल बता दी है जो ये नया प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जब हमने अब ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, आज के दिन में जो चीज़ें हुई हैं उनमें जो मेन चीज़ है वो हमारे खित्ते में अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, वो स्ट्राइक्स क्यों ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान के महाज़ पर क्यों ज़रूरी समझा गया कि अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक्स करनी चाहिए? क्या दहशतगर्दों के क्या अज़ाइम थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए कदार साहब बात ये है कि स्ट्राइक्स इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर से तंग आ चुका है। पाकिस्तान पे रोज़-रोज़ दहशतगर्दी की वारदात,
रोज़ाना हमारे अफ़वाज के लोगों को शहीद करना, रोज़ाना वहाँ से कोई बमबारी करना, रोज़ाना यहाँ दहशतगर्दों के तश्कीलात को भेजना, कभी खरलाची के अंदर, कभी अंगूर अड्डा के अंदर, कभी बलूचिस्तान साइड के ऊपर, कभी जो आप केपीके की साइड पे। इनफ वाज़ इनफ। देखिए ना, अभी बात खत्म हो गई। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से रिस्ट्रेंट शो कर रहा था और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस किस्म का मामला करे और इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सारी सफारती कोशिशें की, जिसके अंदर ईरान के साथ भी कोशिश की हमने, उसमें चीन को भी शामिल किया, रूस को भी शामिल किया और तुर्किया, कतर सबको यानी कि शामिल करके देख लिया। लेकिन ये लातों के भूत थे, बातों से नहीं मान रहे थे। फिर पाकिस्तान ने देख लिया कि असल में इनकी डोरें तो अफ़गानिस्तान में हैं ही नहीं, इनकी डोरें तो या तो तेल अवीव से चलती हैं या दिल्ली से चलती हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। पाकिस्तान ने फिर इनके ऊपर पहले तो बातचीत करने की कोशिश की, इनको मुख्तलिफ सबूत और शवाहिद दिखाए और नाकाबिले तर्दीद सबूत सबूत थे, मैंने खुद देखे हैं कई तो। इसलिए वो सबूत देखने के बावजूद अगर उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि ये लोग कुरान से भी मुनहरिफ हो चुके हैं और दीन के भी इनकारी हैं और ये सिर्फ़ कुफ़र के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि कुफ़र के साथ जब कोई खड़ा हो जाता है, तो उसकी सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन की कैफ़ियत हो जाती है। वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है और वो पलटने वाला नहीं होता। तो फिर इसी वजह से पाकिस्तान फ़ौज ने ये इंतज़ार में बैठी हुई थी कि कभी ये कोई हमला करे तो फिर हम जवाब देंगे। इन्होंने 16 जगह के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। ये भी नहीं ख़्याल हुँ, किया हुँ। कि ऐन अज़ान के वक़्त ये हमला कर रहे हुँ, हैं। हुँ। इनको ज़रा हया नहीं आई। बहरहाल हुँ, मग़रिब हुँ। की अज़ान थी। ये ख़्याल सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तानी लोग जो है यहाँ इफ्तारी पकौड़े-शकौड़े खा रहे होंगे। वो हुँ, हुँ। पकौड़े खाने वाले कोई और थे और इनको हुँ, पकौड़े खिलाने वाले कोई और थे। हुँ, तो हुँ। पाकिस्तान ने फिर इनके जो दुर्गत बनाना शुरू कर दी और अभी तक वो बन रही है। और उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि जब तक के पाकिस्तान वो तमाम टारगेट्स नहीं अचीव कर लेता और तमाम जो दहशतगर्द हैं, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ज़ाहिर है 100 के 100 दहशतगर्द जो है वो मारे जाएँगे, लेकिन हुँ, जो 100% नहीं सही तो कम से कम 95% या 90% तो मारे जाएँगे। उससे क्या होगा कि ये अपनी जगह के ऊपर पहले बैठेंगे, बजाए इसके कि वो जा के खरमस्तियाँ करें और पाकिस्तान में आके आए दिन कभी मसाजिद को, कभी बाज़ारों को, कभी मासूम लोगों को और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएँ। इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, हमारी हाई कमांड ने, कि हमने ये ऑपरेशन जारी रखने हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हम जारी रखेंगे, जो ड्रोन्स के ज़रिए हो रही हैं, जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के ज़रिए हो रही हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के बने हुए और तुर्किया के साथ मिलके जो हमने ड्रोन्स बनाए हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान की सैटेलाइट अब आ चुकी है, आपको पता है 2 सैटेलाइट्स इस टाइम पे मौजूद हैं और ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि अब जिनकी लेंस जो लगी हुई है, वो इतनी ज़बरदस्त लेंस है, जिससे आप बहुत तफ़सील से चीज़ों को मुशाहिदा कर सकते हैं। इनका ये ख़्याल था कि जो कतर के अंदर डायलॉग जब फ़ेल हुआ और तुर्किया के अंदर जब हुँ, डायलॉग फ़ेल हुआ अक्टूबर के अंदर, तो इनका ये हुँ, ख़्याल था कि हमने अब अपने ठिकाने तब्दील कर लिए हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। ये भूल गए कि पाकिस्तान के पास आसमान में भी आँखें हैं और ज़मीन पे हुँ, तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मारखोर खामोश नहीं थे और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारी इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस, उन्होंने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका उनका इल्म किया और उसके बाद पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को और पाकिस्तान जो एविएशन है और इसी तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन जिसके अंदर हमारे ड्रोन्स और बाकी चीज़ें शामिल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के तहत पाकिस्तान ने ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों का इल्म भी है और जहाँ-जहाँ तक हम कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पे अभी ताज़ा जो कार्रवाइयाँ कल रात की हैं, जिसके अंदर काबुल को निशाना बनाया गया है, क्योंकि काबुल के अंदर इनकी जो नूर वली महसूद और दीगर लोग हैं, वो बाकायदा वहाँ एक जगह है वज़ीर अकबर खान। आप ये कह लें कि इस्लामाबाद का जैसे डिप्लोमैटिक एन्क्लेव है, इस तरह से हुँ, वहाँ हुँ, एक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव है और बड़ा हुँ, सेफ और सिक्योर समझा जाता है। वहाँ इनके हुँ, जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इनकी हुँ, हुँ, इस्तख़बारात, उनके हुँ, हेडक्वार्टर के अंदर वो वहाँ छुप के बैठे हुए थे। हुँ, पाकिस्तान हुँ, ने उसको भी टारगेट किया है, वहाँ के ऑयल हुँ, डिपो को भी टारगेट किया है। इसी तरह से पक्तिया के अंदर 2 मुकामात के ऊपर और हेरात के अंदर 1 मुकाम के ऊपर हमला किया है
और तमाम दहशतगर्दों को वहाँ जहन्नम वासिल किया है। उसमें इनके मुतअद्दिद कमांडर जो जो मुख्तलिफ या तो ट्रेनर्स थे या फिर उनके अमली तौर पर तश्कीलात देने वाले थे या उनके मास्टरमाइंड थे। उन सबको जहन्नम वासिल किया गया है और अभी तकरीबन दहशतगर्दों की जो तादाद हालिया इसके बाद है, हुँ, ये हुँ, तकरीबन 750 के करीब पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद इसके अंदर हमें कई अभी मारने हैं, क्योंकि जो हमने प्राइम टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो हमने मखसूस तय किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह होंगे, फैसिलिटीज़ तबाह होंगी, इनके एमुनिशन डिपो तबाह होंगे और वो रनवे जहाँ से ये सोच रहे थे कि शायद कोई अब भारतीय जहाज़ आएँगे और वो कोई खैर की खबर लाएँगे, तो वो भी हुँ, अल्लाह हुँ, का शुक्र है जो इनके स्ट्रैटेजिक नौइयत के और मिलिट्री ऑपरेशंस के इनके हुँ, एयरपोर्ट थे, उनको तबाह किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल की कार्रवाई के अंदर अभी इनकी चीखें बुलंद हो रही हैं और ये अब अमेरिका अपने बाप के पास जा रहे हैं और भारत जा रहे हैं और साथ ही साथ इजराइल जा रहे हैं कि हमें मजीद फंड दो, हमें मजीद कोई पैसे दो, ताकि हम, और फिर साथ ही रेट भी बढ़ गया है। अभी जहां भारत पहले इनको $10,000 दे के काम चला लेता था एक खुदकश बम्बार हुँ, को, हुँ। अब उसको तकरीबन रेट डबल हो गया है। वो $20,000 के ऊपर बात आके खड़ी हो गई है और वो भी अगला आदमी बकरी हो रहा है। वो कह रहा है कि जी मैं क्यों जाऊं, पाकिस्तानी तो मारते हैं और बड़ा ठीक ठाक मारते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, नूर वली महसूद के हवाले से, कुछ इनके कमांडर्स के हवाले से जो काबुल में स्ट्राइक्स की हैं, उसमें सुनने में आया है कि वो ज़ख्मी हैं या उनकी कोई हालत-ए-ज़ार ख़राब है, और उनके कुछ कमांडर्स की भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, कई कमांडर्स तो मैंने आपको बताया है मारे जा चुके हैं और नूर वली महसूद जो है उसके मुतालिक भी ये बात आ रही है कि वो शदीद ज़ख्मी है इस टाइम पे, हुँ, और सुनने में ये आया है कि पहले उसको अस्पताल लेके गए थे, लेकिन हुँ, अस्पताल में फिर इनको खतरा था, तो वहीं कोई डॉक्टर भिजवाए गए हैं जो हुँ, उसका वहाँ इलाज कर रहे हैं। उसके सुना है कि कुछ ज़ख्म उसको आए हैं, लेकिन अभी हुँ, मेरे ख्याल में कोई हतमी तौर पर इसको बात को नहीं बताया जा सकता। हुँ, आपको पता है कयास आराइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी हुँ, चीज़ें होती हैं, लेकिन इस टाइम पे नूर वली महसूद जो अभी तक 80% मैं ये कह सकता हूँ कि वो ज़ख्मी हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, बॉर्डर्स की क्या सूरत-ए-हाल है इस टाइम? जिस तरह पहले हमें बताया गया था कि पाकिस्तान ने तकरीबन 40 चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है, और इसके अलावा उनकी जो उनके पास चौकियाँ हैं, उन पर लोग मौजूद नहीं हैं, वो चौकियाँ भी खाली पड़ी हैं। तो इस टाइम क्या सूरत-ए-हाल है बॉर्डर की? देखिए, बॉर्डर की सूरत-ए-हाल ये है कि इस टाइम पे जो बफर ज़ोन है, हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देखेंगे, अभी क्योंकि ये चौकियाँ तो हमने कब्ज़े में की हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मज़ीद भी की हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम कोई वहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर खुदा न ख़ास्ता कब्ज़ा नहीं करना चाहते, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हुँ, हैं कि हुँ। एक ऐसा बफर ज़ोन ज़रूर हो ताकि वो हुँ, जिसको हुँ। कहते हैं नो मैन लैंड, ताकि ना हुँ, उनके बंदे वहाँ हों, ना इनको, और हुँ, अगर कोई बंदा इस दौरान में इस एरिया के अंदर क्रॉस करता हुआ नज़र आता है, तो फिर हुँ, उसको उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जिस अंदाज़ के अंदर। अभी तो पहले पाकिस्तान की जो इस टाइम पे हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान उनके जो बुनियादी जो उनके वहाँ स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको तबाह करे और उनके दहशतगर्दों की कैंप्स को निशाना बनाए, दहशतगर्दों को निशाना बनाए, उनकी फैसिलिटीज़ को, उनके एमुनिशन डैम्स को, उनके ऑयल डिपो को निशाना बनाए, और उसके बाद फिर जब ये हमसे बात करने के लिए खुद भीख माँगेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी हुँ। इन्होंने कई दफ़ा कई मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए और कई इंडिविजुअल्स के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया है कि हम अमन करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान ने कहा, मियाँ अभी कोई अमन-शमन की कोई बात नहीं है, अभी तो तुम मैदान के अंदर आओ। हम एक दफ़ा तुम्हें गलती कर चुके हैं अक्टूबर 2025 में, जब हमने तुम्हें टाइम दिया और बजाय इसके कि तुमने इसका एहसान का बदला तुम एहसान के साथ बात करते, तुमने आगे गद्दारी की है। अब तुम्हें गद्दारी का सबक हम सिखा के फिर बाकी मज़ीद जब हमारा दिल होगा तो बात करेंगे। अभी तो मेरा नहीं ख़्याल कि ईद तक हम अपने ऑपरेशंस रोक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, चाइना क्यों अफ़गानिस्तान में थ्रेटन फ़ील कर रहा है? उनको क्यों लग रहा है कि वो उन्हें थ्रेट है चाइना को अफ़गानिस्तान में? देखिए, चाइना गया था और चाइना ने $22 बिलियन की तकरीबन वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है
और चाइनीज़ कंपनियाँ अब वहाँ गैर महफ़ूज़ हो रही हैं। ख़ास तौर पे जब से इंडिया के कुछ कंपनियाँ वहाँ आई हैं, जो एक्चुअली ब्लैक कैट कमांडोज़ और उनके साथ जो रॉ के एजेंट हैं, वो ये काम कर रहे हैं। और वो चाइनीज़ अभी जो एक रेस्टोरेंट था, उसको काबुल के अंदर आपको पता है निशाना बनाया गया। फिर इसी तरीके से चाइनीज़ वर्कर्स को निशाना बनाया गया। उनकी जो कंपनीज़ हैं, उनको इनसिक्योर किया जा रहा है और इंडिया यहाँ एक खुल खेल के काम कर रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इंडिया इस टाइम पे अमेरिका के साथ मिलके, इज़राइल के साथ मिलके चाहता है कि चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी में अपना किरदार अदा करे और यही वजह है कि इंडिया के ऊपर ख़ास अमेरिका की जानिब से और इज़राइल की जानिब से मेहरबानियाँ हैं। अभी भी ये जो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोहाट के अंदर और आज रावलपिंडी में भेजे हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यूट्रलाइज़ किया है, वो भी इज़राइल के बने हुए हैं और इंडियन ऑपरेटर्स उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ों को जानता है और इंडिया इस सारे के अंदर चाइना को इनसिक्योर कर रहा है और चाइना के हवाले से वो चाहता है कि चाइना यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल कर ले। क्योंकि चाइना अगर बोरिया बिस्तरा गोल करेगा तो इंडिया की इजारादारी वहाँ मुकम्मल तौर पर कायम हो जाएगी। लेकिन चाइना इस बात को समझता है और इस वजह से वो अपनी न सिर्फ हिकमत अमली के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी इस सारे सिस्टम में पूरी बैकिंग फराहम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, फ़ज़लुर रहमान जो खलील हैं, वो गए थे काबुल और उनकी बातचीत भी हुई। क्या वो जो अपने तय गए थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं भेजा गया, क्या उनने जो बातचीत की, उनकी कोई कामयाब नहीं हुई? क्या आप इसको कैसे समझते हैं, ये जो एक दौरा किया? देखिए, मौलाना फ़ज़लुर रहमान ख़लील जो हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। उनका एक वक़्त में बहुत तालिबान के साथ अच्छा ताल्लुक था। आज भी है उनका एक अच्छा एक उनका हल्का लेकिन क्योंकि जब आपको याद है कि ख़लील हक़ानी, जो कि मौलवी जलालुद्दीन हक़ानी के हुँ, भाई थे और ये सराज हक़ानी के चाचा, वो आपको याद है कि मिनिस्टर थे इनके महाजरीन के और अफ़गानिस्तान के अंदर और वो पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के। तो खलील हक़ानी साहब की शहादत के बाद जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान खलील का एक वहाँ ताल्लुक था, उसके अंदर ज़ाहिर है और वो जो एक सोच है, मैं समझता हूँ जो प्रो पाकिस्तान है, उसके अंदर एक वाज़ेह कमी आई है। फ़ज़लुर रहमान खलील साहब एक अच्छे नीयत के इंसान हैं, पाकिस्तान से ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी हैं, तो उनकी अव्वल तरजीह जो है पाकिस्तानी है और लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी जो काबुल के अंदर सोच है, उसको पैसे लगे हुए हैं। उसको प वहाँ ब आपको पता है कि अमेरिका और भारत और इज़राइल वो पैसे लगा रहे हैं और ये सारी चीज़ के अंदर भारत दब के मदद कर रहा है। तो ज़ाहिर है फ़ज़लुर रहमान ख़लील साहब तो ये चाहते हैं कि खुश असलूबी से मामला तय हो जाए। लेकिन इससे पहले भी मुफ्ती तकी उस्मानी गए थे, आपको याद है, दीगर लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए। कुछ अलल ऐलान गए और कुछ खामोशी से गए। तो लेकिन उसके अंदर फिर क्या हुआ कि इनकी नियत ही नहीं है जब देखिए ना अगर वो एक तो बात होती है कि हाँ जी, 1-2 भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हुँ। मामलात हम सुधारने जा रहे हैं। अब एक आदमी जानबूझ के ये काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसने पैसे पकड़े हुए हैं। अब फज़लुर रहमान खलील साहब इस वजह से जो कोशिशें और काविशें हैं, वो तो हुँ। उनके साथ की जाती है ना, जो वाक़ई मुख़लिस हों। अगर दूसरी साइड मुख़लिस ही ना हो, अगर दूसरी ज़ ज़ साइड के ज़हन में फ़तूर आया हो, उसके दिमाग में खन्नास भरे हुए हों, तो फिर खन्नास का इलाज तो जनाब वही है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अफ़गानिस्तान और मौजूदा जो मिडल ईस्ट में एक जंग की सूरत-हाल बनी हुई है, इस तमाम के हवाले से उन्होंने द पाकिस्तान फ्रंट पर जो गुफ्तगू की है, बड़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है आपने ये सारी सुनी भी होगी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल को और मोहम्मद कज़ाफ़ी को द पाकिस्तान फ्रंट से इजाज़त दीजिए। इसी के साथ-साथ इस चैनल को ग्रोथ के लिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली यहाँ अपडेट आप तक पहुँच सके। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।